नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी रखने जा रहा हूं जो कहानी भर नहीं है। यह हमारे लोकतंत्र पर एक बड़ा चुभता हुआ सवाल है। यह सवाल उन नेताओं का है जिन पर हत्या, बलात्कार, जमीन हड़पने और भ्रष्टाचार जैसे संगीन आपराधिक आरोप दर्ज हैं। सोचिए कैसा लगेगा जब लोकतंत्र की रक्षा करने वाले ही लोकतंत्र के सबसे बड़े अपराधी बन जाएं। यह कोई कल्पना नहीं, यह हमारी सार्वजनिक जिंदगी की कड़वी हकीकत है और यही सच्चाई है जिसे अक्सर गोदी मीडिया दिखाने से डरता है। इसलिए मैं आपको वह सब बताऊंगा जो सत्ता छिपाना चाहती है और जिसे जानकर शायद आप झकझोर जाएंगे। पहले एक बात, अगर हम सुस्त रहकर सिर्फ थाली बजाते रहेंगे तो सच्ची खबरें और जवाबदेही हमसे छूट जाएंगी। इसीलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और अदालत ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। पर सवाल यही है, क्या सचमुच बराबरी है? एक साधारण सरकारी कर्मचारी पर रिश्वत के आरोप लगते ही उसकी नौकरी चली जाती है, उसका नाम सार्वजनिक होता है और जिंदगी प्रभावित होती है। पर वही आरोप यदि किसी मंत्री पर हो तो वह लाल बत्ती गाड़ी में बैठकर वीआईपी सुरक्षा का आनंद लेता है। खिलाफ कार्रवाई महीनों सालों तक ठंडी रखी जाती है। यही असल विडंबना है और यही वह मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। जब मामूली कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई होती है तो मंत्री क्यों बचे रहते हैं? क्या मंत्री ऐसे लोग हैं जिन पर कानून लागू नहीं होता? ईडीआर जैसी रिपोर्टें बताती हैं कि सरकार की कैबिनेट में बड़ी संख्या में ऐसे मंत्री हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और कई पर गंभीर आरोप हैं। हत्या के प्रयास, महिलाओं के खिलाफ संगीन अपराध और सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले बयान। आप सोचिए कि यदि कैबिनेट ही ऐसे आरोपियों से भरी हो तो न्याय व्यवस्था, नीतियां और जनता का भरोसा किस स्तर पर होगा? यही कारण है कि विरोध तेज है और सवाल गहरे हैं। लेकिन यह समस्या केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह व्यवहारिक रूप में दिखती है जहां बहस की जगह शोर होता है और मुद्दों की जगह नारेबाजी। टीवी चैनलों पर रोज धर्म और पहचान के नकली मुद्दे चलाकर जनता का ध्यान असली सवालों से हटाया जाता है ताकि सत्ता सवालों के जवाब देने से बच सके। नीचे तक यह विष फैल चुका है। पंचायत से लेकर संसद तक टिकट अक्सर उन्हीं को दिए जाते हैं जिनके पास पैसा और गुंडागर्दी की मशीनरी होती है। ईमानदार साधारण लोग मैदान में उतरते भी हैं तो हारने के कगार पर होते हैं, क्योंकि मुकाबला पैसे और दबाव की ताकत से होता है। जब ऐसे लोग विधानसभाओं और संसद में पहुंचते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे वास्तविक मुद्दे पीछे हटते हैं और नीति विकास की बजाय सत्ता बचाने की राजनीति चलती है। यहां एक और खतरनाक प्रवृत्ति है, वोटर की चुप्पी और उदासीनता। जब वोटर कहता है सभी तो चोर हैं या वोट नहीं डालता तो सबसे अधिक फायदा उन्हीं अपराधियों को होता है जिनके पास संगठन और शक्ति होती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी हमारी अपनी बेपरवाही है। अगर हम अनदेखा कर दें तो कानून अपने आप लागू नहीं होता। भाई, अपराधियों की कोशिश के बाद भी कानून तभी सबके लिए बराबर रहेगा जब नागरिक सक्रिय होंगे। अगर यह क्रम चलता रहा तो भविष्य में क्या बचेगा? कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने वाले हो जाएं। न्यायपालिका पर दबाव बढ़ेगा, जांच एजेंसियां बंधक बनेंगी और लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा। बाहर से ढांचा रहेगा पर अंदर की ताकतें कमजोर पड़ जाएंगी। इतिहास हमें सिखाता है कि जब जनता जागती नहीं तब सत्ता का दुरुपयोग बढ़ता है। पहले विदेशी शासन था, आज समस्या भीतर की है। इसीलिए यह लड़ाई हमारी अपनी है। हमारा रास्ता स्पष्ट है, हमें सवाल उठाना सीखना होगा। न सिर्फ चुनावों में बल्कि हर रोज नेता से पूछिए, आपके खिलाफ दर्ज केस की स्थिति क्या है? आपकी आय और संपत्ति के स्रोत क्या हैं? आपके खिलाफ आरोपों का स्टेटस क्या है? यह सवाल केवल जानकारी मांगने वाले नहीं हैं, बल्कि सार्वजनिक दबाव बनाते हैं। हमें जन जागरूकता आंदोलन खड़ा करना होगा। जैसे आजादी की लड़ाई में हर गली मोहल्ला जागा था,
वैसे ही अब साफ राजनीति की लड़ाई में हर मोहल्ला और हर गांव जागना होगा। अगर अगली बार चुनाव में हर इलाके से यह मांग उठे कि अपराधियों को टिकट न दिया जाए, तो पार्टियां जल्दी ही समझ जाएंगी कि आरोपियों को टिकट देकर वे वोट खो देंगी। साथ ही संस्थागत मजबूती अनिवार्य है। न्यायपालिका और स्वतंत्र जांच एजेंसियों को दबाव से मुक्त रखना होगा ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। पर याद रखें, संस्थान तभी मजबूत रहेंगे जब जनता सतर्क रहेगी। सबसे अहम बात यह है कि युवा पीढ़ी को राजनीति से जोड़ना है। राजनीति गंदी नहीं है। गंदे लोग राजनीति में आ जाते हैं जब अच्छे लोग चुप रहते हैं। अगर युवा जागेंगे, सक्रिय होंगे और चरित्र व नैतिकता को वोट की शर्त बनाएंगे तो राजनीति का चेहरा बदलेगा। सत्ता जनता देती है और जनता ही उसे छीन सकती है। यह लड़ाई आसान नहीं होगी। सत्ता वाले हर प्रकार की चाल चलेंगे, हर झूठ बोलेंगे और हर संस्थान को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लोकतंत्र की असली ताकत जनता में है। जब जनता जागेगी तो सबसे ताकतवर सत्ता भी झुक जाएगी। आज उठिए, सोचिए और तय कीजिए कि अगली बार सत्ता की कुर्सी पर अपराधी नहीं बल्कि ईमानदार चेहरे बैठे। वोट डालते समय धर्म, जाति और पार्टी से ऊपर उठकर उम्मीदवार के चरित्र पर ध्यान दीजिए। यही असली आजादी है, यही असली बदलाव है और यही इस देश का भविष्य। अगर हम आज चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। इसलिए अब नहीं तो कभी नहीं। लेकिन दोस्तों, यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या जनता केवल 5 साल में एक बार वोट डालकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देती है? क्या लोकतंत्र केवल बटन दबाने तक सीमित है? अगर जवाब हां है तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र अधूरा है। असली जीत तभी है जब समाज में बराबरी और न्याय कायम हो। यह फैसला खासकर युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा सबक है। आज का भारत नई सोच चाहता है, जहां किताबें बांटने वाली लेखिकाएं भी उतनी ही सम्मानित हों जितने धर्म स्थलों में पूजा करने वाले पुजारी, जहां न्याय की लड़ाई लड़ने वाले वकील और हक की आवाज उठाने वाले लेखक भी हमारे सांस्कृतिक आयोजनों के मंच पर जगह पा सकें। यह फैसला दुनिया के लिए भी एक संदेश है। ऐसे समय में जब कई देश धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता की आग में झुलस रहे हैं, भारत की अदालत ने दिखा दिया कि हमारा लोकतंत्र अब भी जिंदा है। यही वजह है कि भारत को विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति कहा जाता है। भविष्य में जब भी कोई यह सवाल उठाएगा कि भारत किसका है, तो यह फैसला जवाब बनेगा। भारत किसी एक धर्म, जात या समुदाय का नहीं है। भारत हर उस नागरिक का है जो इसकी मिट्टी में जन्मा है, जो इसके लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा करता है। दोस्तों, इतिहास में ऐसे मुकाम बहुत कम आते हैं जब अदालत का एक फैसला आने वाली पीढ़ियों की सोच बदल देता है। बानो मुश्ताक का उद्घाटन करना महज एक प्रतीक है, लेकिन यह प्रतीक एक नई इबारत लिखता है, इबारत समानता की, भाईचारे की और न्याय की। यही असली भारत है और यही उसकी पहचान। यह फैसला केवल अदालत का आदेश नहीं बल्कि जनता के विश्वास की पुनः स्थापना है। आज जब राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, तब न्यायपालिका ने यह दिखाया कि लोकतंत्र में अब भी ऐसे स्तंभ मौजूद हैं जो सत्ता की चालों से प्रभावित नहीं होते। यही वजह है कि भारत के आम नागरिक को अदालतों से उम्मीद रहती है। इस प्रकरण से हमें यह भी समझना चाहिए कि समाज में असली संघर्ष केवल धार्मिक पहचान का नहीं बल्कि न्याय बनाम अन्याय का है। अगर बानो मुश्ताक को उनके धर्म के आधार पर रोका जाता तो यह अन्याय होता, और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही तो न्यायपालिका का कर्तव्य है। एक और पहलू यह है कि ऐसे फैसले उन ताकतों को आईना दिखाते हैं जो संस्कृति और परंपरा का इस्तेमाल केवल सत्ता की राजनीति के लिए करती हैं। असल में संस्कृति किसी एक धर्म की बपौती नहीं होती। संस्कृति तब जीवित रहती है जब वह सबको साथ लेकर चलती है और मर जाती है जब उसमें भेदभाव घुस जाता है। सोचिए, अगर भारत ने अपने इतिहास में विविधता को न अपनाया होता तो क्या आज हमारी सभ्यता इतनी समृद्ध और प्रभावशाली होती? ताजमहल से लेकर बनारस की गलियों तक, सूफी संगीत से लेकर भरतनाट्यम तक,
हर जगह आपको विविधता की खुशबू मिलेगी।